स्थायी रोजगार, युवा मांगे स्थायी रोजगार। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। इन लोगों को स्थायी नौकरी देनी पड़ेगी और देनी क्यों पड़ेगी? ये उस समय का प्रावधान था जब जेवर एयरपोर्ट की पहले चरण का अधिग्रहण हो रहा था, भूमि अधिग्रहण हो रहा था। हाँ, उस वक्त का बिल्कुल उस वक्त का प्रावधान था ये कि स्थायी नौकरी होगी। मान लीजिए आपने कल को किसी ऐसी कंपनी, सड़क छाप कंपनी में आपने नौकरी दे दी कोई है और वो 3 महीने में कंपनी उड़ गई। हम तो रोज केस देख रहे हैं। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वक्त मैं गांव किशोरपुर में हूं। जेवर एयरपोर्ट का गेट मेरे सामने ही है। आप सभी जानते हैं कि अभी जल्द में ही अपडेट चल रहा था कि कब होगा उद्घाटन एयरपोर्ट का, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ उन बेरोजगार युवाओं से जो कि जेवर एयरपोर्ट में रोजगार मांग रहे हैं। दोबारा 2 दिसंबर को बुलाया गया। 2 दिसंबर को मेल आई और मेल में क्लियर लिखा था कि जिस चीज के लिए बुला रहे हैं जॉब के इंटरव्यू के लिए, वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब है, कोई डायरेक्ट लॉ यापल में नहीं है। तो आशुतोष सर से बात की। आशुतोष सर ने बड़ी बदतमीजी के साथ, वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, बड़ी बदतमीजी के साथ बच्चों से लताड़ा था। उन्होंने कहा था कि एक बार मौका दे दिया, लेनी लो, नहीं लेनी मत। कौन है आशुतोष सर? ये किसी बच्चे ने अगर फोन निकाल करके इनकी बात को रिकॉर्ड करना चाहा, इनको रिकॉर्ड करने नहीं दिया गया। इसका मतलब ये धोखा दे रहे थे क्या? सच्चा आदमी को खतरा क्या सच्चा है और झूठे को 1000 खतरे। मेरे कुछ बच्चों ने रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। अगर ये ऑथेंटिक थे तो रिकॉर्डिंग करने देते। ये जो कह रहे रिकॉर्डिंग मत करो, फोन नीचे कर लो, फोन नीचे कर लो, इस तरीके से वहाँ एक्ट किया गया। देखें, हमें अटकाओ मत। 8 साल अटक गए, अब अटकना नहीं चाहते। क्लियर कर दो, या तो दिस और दैट। ये मत करो, ये भी हो जाएगा, वो भी। हमें क्यों कंफ्यूज रखा हुआ है? आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप हमारी सुन रहे हैं। मैं गुहार करता हूं आपसे विधायक जी, आप हमारे नेता हैं, इस मामले में भी नेता बनिए और क्लियर स्थिति दे दीजिए हमें कि भाइयों हम तुम्हें इतना ही दे पा रहे हैं, ये लोग तुम्हें लेना लो ना लेना, ताकि हम आपको दूसरे रास्ते देखें। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट परिसर के पास ही एक शिव मंदिर पर उन तमाम बेरोजगार युवाओं ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन किया है, जिन्होंने कि जेवर एयरपोर्ट में भूमि अधिग्रहण के समय ही 5 लाख रुपए छोड़कर जेवर एयरपोर्ट में सरकारी और स्थायी नौकरी की मांग की थी। लेकिन एक बार फिर इंटरव्यू कैंसिल होने के बाद ये लोग धरने प्रदर्शन पे हैं। आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मैटर को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। ये गांव किशोरपुर का शिव मंदिर है, सामने जेवर एयरपोर्ट का गेट है। तो ये तमाम युवा इस वक्त गांव किशोरपुर के शिव मंदिर पर एक बार फिर मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले लगभग 2 तारीख को इन लोगों को इंटरव्यू के लिए जेवर एयरपोर्ट में बुलाया गया था, जिसके बाद ये तमाम लोग जेवर एयरपोर्ट में पहुंचे थे। लेकिन इन लोगों को निराशा हाथ लगी, इंटरव्यू नहीं हुए और एक बार फिर ये लोग आज किशोरपुर गांव के इस मंदिर पर बैठे हुए हैं। बात करेंगे इनसे और जानेंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, क्यों यहाँ बैठे हुए हैं। मैं डिटेल से जानना चाहूंगा कि 2 तारीख को यहाँ क्या कुछ हुआ था। मैं समझाता हूँ आपको पुराना तो याद होगा, जब 11 सितंबर को हमको बुलाया गया था, थर्ड पार्टी कंपनी में नौकरी देने की कोशिश की थी। उस टाइम पे कुछ घटना घटी थी। वो घटना 2 तारीख तक कैसे लीड हुई वो समझाता हूँ। उस तारीख को ये हुआ ये था कि जब 11 सितंबर को कुछ बच्चों ने इन पर यकीन करते हुए इंटरव्यू दे दिया और उन्होंने ऑफर लेटर दिए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए वहाँ। उसके बाद जब दोबारा 2 दिसंबर को बुलाया गया, 2 दिसंबर को मेल आई और मेल में क्लियर लिखा था कि जिस चीज के लिए बुला रहे हैं जॉब के इंटरव्यू के लिए, वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब है, कोई डायरेक्ट लॉ यापल में नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आए। ये था। ये मेल सिर्फ उन्हीं बच्चों को आया जिन बच्चों ने उस दिन बहिष्कार कर दिया था, और उन बच्चों को मेल ही नहीं आया, कॉल ही नहीं, जिन्होंने उस दिन एक्सेप्ट कर लिया था। इन्होंने कॉल की तो आशुतोष सर से बात की। आशुतोष सर ने बड़ी बदतमीजी के साथ, वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, बड़ी बदतमीजी के साथ बच्चों से लताड़ा था। उन्होंने कहा था कि एक बार मौका दे दिया, लेनी लो, नहीं लेनी मत। कौन है आशुतोष सर? अब यही तो दिक्कत है। वो आदमी जिस आदमी से हमारा कोई जानकारी नहीं है, वो बताया जाता है HR में है, कोई बताया वहां पर, लेकिन वो प्रॉपर पार्ट प्ले करता है। वो बंदा 2 दिसंबर को भी मौजूद था, SDM सर के साथ खड़ा हुआ था। इसका मतलब SDM सर को जानकारी में रखा होगा, उन्हीं की तरफ का आदमी है। बड़ी बदतमीजी से बात की। उसकी शिकायत आशुतोष के हमने विधायक जी से भी की और SDM से भी की, दोनों से की। अब अगली बात पे आता हूँ, उन बच्चों को कॉल नहीं की गई। फिर भी हमने वो बच्चे बुलाए, भाई पैसे सबके गए, सबकी जमीन गई है। उन बच्चों को एंट्री नहीं करनी थी। उनके पास लिस्ट थी,
लिस्ट में से कुछ ही बच्चों को अंदर लेके गए। टोटल बच्चे कितने थे, कितने बच्चों को मेल आया और कितनों को एंट्री मिली? मेल तो आया था लगभग 200 बच्चों को, लेकिन उस दिन जो पहुंच पाए लगभग 150 बच्चे पहुंच पाए। लगभग 50-60 बच्चे जिनको मेल ही नहीं आया, ये वो बच्चे थे जिन्होंने 11 सितंबर के धोखे में आकर के इंटरव्यू दे दिया था। हम सब अंदर पहुंच गए, हम सबको बैठा दिया गया। ये बोले चलो इंटरव्यू के लिए 5-5 बच्चे आ गया। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, हमारी कुछ बात है, पहले हमसे बात तो कर लो। और बात हम किसी प्राइवेट आदमी से करेंगे नहीं, सरकारी आदमी होना चाहिए। तो एसडीएम सर वहां मौजूद थे, वो आके बताओ क्या बात है। ये 2 तारीख का वाकया है? 2 तारीख का वाकया। 2 तारीख को बोले कि बताओ क्या बात है। पहली बात तो सर ये सुन लीजिए, हाथ जुड़वा लीजिए, पांव पुजवा लीजिए। जो हमारे भाई आप इनके झांसे में आकर के उस दिन सितंबर को इंटरव्यू दे गए थे, उनको इन्होंने बदतमीजी की, उनको ला नहीं रहे। पहले तो उनको लाइए, जब तक सभी भाई यहाँ नहीं आएंगे हम इंटरव्यू का सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम तो बाद में बुला लेंगे उनको, अभी नहीं आ सकते। बोला अभी नहीं आ सकते तो एक साथ करो, हमको सबको एक साथ ही बुला लेना। क्या ठीक है बुला लेंगे, ये करके उन्होंने उस वक्त टाला। क्या हम उनको बुला देंगे, उनको ऑफर लेटर द्वारा जारी कर देंगे उनको। मैं बोला फिर आप बताओ। बोला हमारी मांग सीधी सी है, हम 8 साल से वेट कर रहे हैं, हम 10-15 दिन वेट करने के लिए तैयार हैं। जब भी कोई डॉक्यूमेंट जॉब आती है तो उसका पहले ड्राफ्ट आता है कि ऐसे करके वैकेंसी है, ये वैकेंसी सब कुछ आता है, आपका कुछ है ही नहीं, आप अंधे में तीर लगा रहे हो, बिल्कुल अंधेरे में। आप एक काम प्रॉपर ड्राफ्ट बनाइए और ड्राफ्ट में अपनी शर्तें बताइए, उन शर्तों के साथ पढ़ेंगे समझेंगे उसको, हम भी रीड करेंगे। कि उन्होंने कहा हम आपकी बात समझ रहे हैं, आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए और न्यायालय का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट चाहिए। हमने उनसे उल्टा कहा, उल्टा कह रहे हो सर। आपने जब हमें ड्राफ्ट दिया था वहां पर लिखा था न्यायालय निष्पादन एजेंसी, मतलब न्यायालय या पल में रोजगार होगा। हमें रोजगार वहां दीजिए ना, थर्ड पार्टी का नाम ही क्यों ले रहे हो आप? तो हमने उनसे अपनी डिमांड 3 रख दी थी, क्लियर न्यायालय/यापल में हमें रोजगार चाहिए। उसका रोजगार का उसके अंदर अनुबंधन जो होगा हमारा समय होगा वो 60 साल का होगा और रेट कार्ड लिखित होगा। तीसरी बात ये होगी किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से निकाला नहीं जाएगा, उसकी पूरी एक कमेटी बन के आप उसकी समस्या समझेंगे। और उन्होंने कहा अब एक काम करते हैं, अगर आप ये कह रहे हो हम आपको मेल कर देते हैं। मतलब मेल नहीं करो, गौतम बुद्ध नगर का जो पोर्टल है जहाँ पे आप सारी धाराएं डालते हो वहां डाल दीजिए, उसको पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद हम इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। पहले तो सभी बच्चों को आए जो 11 सितंबर को धोखे के अंतर्गत आए, उनको भी मेल आए, हमको मेल आए। सिंपल हमारा ये कहना था, प्रॉपर आप अपना जॉब का ड्राफ्ट बनाइए, उस ड्राफ्ट को शेयर कीजिए, उसको हम समझें। ड्राफ्ट में हमने क्लियर कह दिया जॉब सिक्योरिटी की करनी पड़ेगी आपको 60 साल तक का। हमें नौकरी जहां दी जाएगी, जिसका ऑफर लेटर हमें दिया जाएगा, किसी थर्ड पार्टी कंपनी का ऑफर लेटर कोई स्वीकार नहीं करेगा, वो उनको मुबारक हो। हमें चाहिए NIL/यापल में, दोनों में से एक में कर दो। किसी के आई कार्ड पर हमें एंट्री करा दो, 60 साल का अनुबंधन लेना पड़ेगा, उससे पहले कुछ नहीं। अब मैं आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। ये 2 तारीख का वाकया आपने इंटरव्यू का बताया है, जहां आपके अधिकारियों से एसडीएम साहब से और जो SHO साहब थे उनसे वार्ता हो रही थी। उसके बाद में फिर आप लोग वहां से बाहर आए हैं। वहां से हम बाहर फिर क्या हुआ है मैं बताता हूँ। वहां से हम बाहर आए, भाइयों से कहा कि भैया SDM साहब ने कहा कि अब प्रोसेस जो आपका स्टार्ट होगा मोदी जी के आने के बाद स्टार्ट होगा। अब मोदी जी का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, जैसा आपने सुना होगा, आपने भी हमें बताया था कैंसिल हो गया। तो अब कब जाएं? तो इस शनिवार को हमने विचार बनाया था, इनको 2 हफ्ते दे देते हैं। इस शनिवार को SDM साहब बैठते हैं, हम SDM साहब से पूछेंगे जी बताओ कब आएगा हमारा ड्राफ्ट। हमारा ड्राफ्ट जब तक नहीं आएगा हमें बता दीजिए कब आएगी, तो पर्टिकुलर डेट दीजिए और रिटर्न दीजिए कि इन्होंने जो कुछ कहा था वर्बली कहा था। एक और बात बता देता हूँ, जिस क्षेत्र की जनता को इतना बड़ा धोखा, इस क्षेत्र की जनता के साथ सुन लीजिए सभी लोग इस क्षेत्र के। इन्होंने कहा कि हमारे कुछ बच्चों ने रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, अगर ये ऑथेंटिक थे तो रिकॉर्डिंग करने देते। ये जो कह रहे रिकॉर्डिंग मत करो, फोन नीचे कर लो, फोन नीचे कर लो, इस तरीके से वहां एक्ट किया गया। किसी बच्चे ने अगर फोन निकाल करके इनकी बात को रिकॉर्ड करना चाहा, इनको रिकॉर्ड करने नहीं दिया गया। इसका मतलब ये धोखा दे रहे थे क्या? सच्चा आदमी को खतरा क्या सच्चा है, और झूठे को 1000 खतरे। इसका मतलब इनका वादा ही ना रह जाए। तो हमने कहा था हमें रिटर्न में दीजिए। हमारे पास 2 तारीख को बस हमारा आउटपुट क्या, हमारे सभी भाइयों ने एकता दिखाई, इंटरव्यू का बहिष्कार किया, लेकिन हमारे पास राइटिंग में कुछ नहीं है। जो स्थिति हमारी पहले थी वो स्थिति आज है, उसी वजह से हम आज सब यहीं बैठे हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद में आप एक्सप्रेसवे पे पहुंचे थे और वहाँ पे जेवर विधायक आपको मिले थे। आप क्यों एक्सप्रेसवे पर गए थे और जेवर विधायक आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा था? मैं बताता हूँ। हमको पता चला कि हमारे विधायक जी माननीय ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी मथुरा गए हुए और रिटर्न आ रहे हैं, क्योंकि हर किसी की जानकारी होती है। हम बोले अगर विधायक से हमें 5 मिनट मिल जाए, अपना दर्द बयां कर सकें, कि अपना दर्द अगर अपने जनप्रतिनिधि को नहीं बताएंगे तो फिर जनप्रतिनिधि किस काम का? सही बात है। हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा मैं तुम्हें हाईवे पे मिल जाऊंगा। यहाँ
वहां से तुरंत बच्चे हाईवे पहुंचे हैं। कोई टेम्पू से गया, कोई किसी से लिफ्ट मांग के गया, सभी के पास वाहन नहीं था। अगर सब कितने बड़े पैसे वाले होते तो बात ही अलग थी, फिर नौकरी के चक्कर में पड़ते नहीं। जैसे तैसे भागे भागे वहां पहुंचे हैं। वहां विधायक जी आए, विधायक जी रुके, विधायक जी ने बोला हुआ क्या, जो बात मैंने आपको बताई वही बात विधायक जी को बताई। साथ में एक बात और बताई, आशुतोष करके जो भी है व्यक्ति है, बच्चों से बड़ी बदतमीजी के साथ बात करता है, बड़े गंदे तरीके से बात करता है, जैसे मिल्कियत हो इसकी, जमीन हमारी, ताकत उसकी, किस तरीके से। ये शिकायत विधायक जी से की। विधायक जी ने कहा कि हम उसको देखेंगे, वो जो भी व्यक्ति है आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता। उन्होंने भी हमें वादा दिया कि मैं मीटिंग करूंगा और बताऊंगा, आपको मिलने के लिए बुलाऊंगा। माननीय विधायक जी, हम उस दिन से लेकर अब तक कई दिन हो गए, आपने हमसे उसके बाद संपर्क नहीं किया है। हमें क्लियर कर दो स्टेटस हमारा कि नौकरी देंगे या नहीं देंगे। नौकरी थर्ड पार्टी में देने की औकात है आपकी कि हमको यापकल और न्यायालय में दे सको, वो भी क्लियर करो, ताकि हम अपने कोई और रास्ते देखें। हमें अटकाओ मत। 8 साल अटक गए, अब अटकना नहीं चाहते। क्लियर कर दो, या तो दिस और दैट, ये मत करो, ये भी हो जाएगा वो भी। हमें क्यों कंफ्यूज रखा हुआ है? आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप हमारी सुन रहे हैं। मैं गुहार करता हूं आपसे विधायक जी, आप हमारे नेता हैं, इस मामले में भी नेता बनिए और क्लियर स्थिति दे दीजिए हमें कि भाइयों हम तुम्हें इतना ही दे पा रहे हैं, ये लोग तुम्हें लेना लो ना लेना, ताकि हम आपको दूसरे रास्ते देखें। हमें अटकाइए मत, झूठे वादे मत दीजिए, हमें रिजल्ट दीजिए। 8 साल इंतजार करने कोई तरीका होता है सर? तो ये वो युवा हैं जिन्होंने अपनी जमीन देते वक्त विकल्प में नौकरी चुनी थी। 5 लाख, 5.5 लाख, 5 लाख थे। 5 लाख रुपए इन्होंने छोड़े थे कि हमें नौकरी चाहिए, ये 5 लाख रुपए नहीं चाहिए। तो जो महोदय हैं आशुतोष जी, मैं उन्हें भी बता दूं कि ये लोग कोई सौगात में आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं। इन लोगों का हक बनता है उस विकल्प के अनुसार जो इन्होंने 5 लाख रुपए छोड़कर मांगी है। तो कृपया आपसे मेरा निवेदन है कि इन बच्चों से जरा प्यार से, सौहार्द से पेश आइए। बाकी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं अथवा हमारे सक्षम अधिकारी हैं, वो इस मामले को संज्ञान में लें, इन लोगों की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करवाएं और जो इनका हक बनता है वो इन्हें दिलाई जाए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस। तो जेवर एयरपोर्ट में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे इन युवाओं के बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ भाई मोहित कर्णेश ठाकुर एक बार फिर मौजूद हैं। मोहित भाई, आपके पास भी कॉल गई थी इन लोगों की और मेरे पास भी कल कॉल आई थी कि एक बार फिर हमारी आवाज उठाई जाए। क्या कहेंगे इनके लिए? मांग की है इन लोगों ने। 2 तारीख को इनका इंटरव्यू हुआ था, मतलब 2 तारीख को इनके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। वहां इन लोगों की जो मांगे थी उन पर वो इंटरव्यू भी खरा नहीं उतरा। इसके अलावा कोई अधिकारी हैं जो अभद्रता की बात कर रहे हैं, ये तमाम स्टूडेंट्स कि हमारे साथ बड़ी अभद्रता से उन्होंने बात की है। तो कैसे देखते हैं आप इनके रोजगार को लेकर? क्योंकि इन लोगों ने ऑप्शन में चुनी है अपनी नौकरी, 5 लाख रुपए के बदले में अपनी नौकरी चुनी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने भी बच्चे हैं और ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत हद तक जायज है और बहुत हद तक नहीं, ये जायज ही है। क्योंकि जब एयरपोर्ट आया तो 5.5 लाख रुपए मुश्त, एक मुश्त और या फिर नौकरी, ये प्रावधान था। आपने देखा होगा, सुना होगा। तो 90% लोग ऐसे थे जिन्होंने 5.5 लाख को चुना, लेकिन 10% ऐसे थे जिन्होंने नौकरी को चुना। वो अधिकारियों के कहने पर चुना हो, जनप्रतिनिधियों के कहने पर चुना हो या किसी के कहने पर चुना हो, क्योंकि उनके लिए नौकरी ज्यादा जरूरी थी। वो अपने फ्यूचर की तरफ देखकर चल रहे थे। दूसरी बात, इनका अभी आपने जिक्र किया, हमने और आपने इनकी खबरों को बड़ी प्राथमिकता से उठाया, तो हमने देखा कि एमटेक भी है, बीटेक भी है और पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा भी है, जो पूसा मतलब अच्छी रैंक से पास होके अच्छे कॉलेज से इन लोगों के पास डिग्री है। अब इन लोगों को आप चपरासी की नौकरी देंगे, इन लोगों को आप स्वीपर की नौकरी देंगे, तो ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इन लोगों को इनके हिसाब से नौकरी मिले, एमटेक वाले को एमटेक के हिसाब से नौकरी मिले। और अगर प्राधिकरण के अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारी चाहें, जनप्रतिनिधि चाहें, तो जेवर एयरपोर्ट के अंदर इन लोगों के लिए उचित वैकेंसियां हो सकती हैं। इनको गुमराह होने की फिर जरूरत नहीं है, बिल्कुल। लेकिन मन से चाहने वाली बात है, तो मन से चाहना पड़ेगा, अधिकारियों को इनकी तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सक्षम और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं।
दरअसल इन लोगों ने बात की थी अंदर अधिकारियों की 2 तारीख के जो इंटरव्यू वगैरह चल रहे थे इनके, तो इन्होंने वहां सक्षम अधिकारी जो हमारे जेवर तहसील स्तर के सक्षम अधिकारी थे वो मौजूद थे, प्लस एयरपोर्ट के जो बड़े अधिकारी थे वो मौजूद थे। तो उन लोगों ने इन्हें नौकरी देने के लिए बुलाया था इंटरव्यू के लिए। तो इन लोगों ने वहां क्लियर अपनी 3 मांगे रखी थी कि भाई हमें नौकरी नियाल से संबंधित होनी चाहिए, और मतलब कंपनियां रखी थी, और इन लोगों का कहना थी कि जिन लोगों को वो नौकरी हमें देना चाह रहे हैं वो कंपनियां ही इस लेवल की नहीं है कि उनका ये नहीं पता है कि वो कब तक जेवर एयरपोर्ट में टिकेंगी। तो फिर उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं ये व्यवस्था थोड़ी सी डगमगाई हो सकती है कि भविष्य में फिर उनके साथ में ये लोग तो एयरपोर्ट वाले जो अधिकारी हैं एक बार उन्हें नौकरी देकर छुट जाएंगे कि भाई हमने आपको नौकरी दे दी, अब आप करें ना करें। लेकिन जो मकसद था उन लोगों का जेवर एयरपोर्ट में नौकरी करने का वो कहीं ना कहीं धूमिल होता है। इसके अलावा मोहित भाई, जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो जेवर एयरपोर्ट से बाहर यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह से इनकी मुलाकात होती है। विधायक द्वारा इन्हें आश्वासन दिया जाता है, सांत्वना दी जाती है कि आपको वही जॉब मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। तो जब विधायक कह रहे हैं और अधिकारी कह रहे हैं तो फिर क्यों विलंब हो रहा है, क्यों इन लोगों को इस तरह से मंदिर परिसर में बैठकर आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले अधिकारियों को जो नौकरी देने वाले हैं उनको ये समझना जरूरी है, जो आपने जिक्र किया कंपनी को लेके कि अगर एक बार नौकरी छोड़ दी तो हमारा पीछा छूट गया, नहीं, इन लोगों को स्थायी नौकरी देनी पड़ेगी। और देनी क्यों पड़ेगी, ये उस समय का प्रावधान था जब जेवर एयरपोर्ट की पहले चरण का अधिग्रहण हो रहा था, भूमि अधिग्रहण हो रहा था। हाँ, उस वक्त का, बिल्कुल उस वक्त का प्रावधान था ये कि स्थायी नौकरी होगी। मान लीजिए आपने कल को किसी ऐसी कंपनी, सड़क छाप कंपनी में आपने नौकरी दे दी कोई है, और वो 3 महीने में कंपनी उड़ गई। हम तो रोज केस देख रहे हैं, कभी कोई ठेकेदार भाग रहा है, कभी कोई भाग रहा है, कभी कोई कंपनी भाग रही है जेवर एयरपोर्ट से। तो इन चीजों पे गौर करने की जरूरत है, और मैं तो कह रहा हूं कि इन्हें थोड़ा टाइम दें, बच्चों को भी टाइम दें अधिकारी के भाई हम 1 महीना दीजिए हमें, हम आपके लिए बेहतर नौकरी तलाशते हैं, लेकिन गुमराह ना करें, बच्चे मान जाएंगे। दरअसल 350 के करीब बच्चे हैं। हाँ। जेवर एयरपोर्ट में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा है। इन बच्चों का कहना है कि हमें 8 साल हमने इंतजार कर लिया, हम और थोड़ा इंतजार कर लेंगे, लेकिन हमारी लाइफ सेटल हो जाए कम से कम, ऐसा हमारे लिए कोई प्रावधान निकाला जाए। अगले 25 साल तक जेवर एयरपोर्ट में काम चलने वाला है, अगले 25 साल तक। अभी ये पहले चरण का अधिग्रहण हुआ, पहले चरण के अधिग्रहण में भी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी दूसरे का होगा, तीसरे का होगा, चौथे चरण का होगा, 4 चरणों का अधिग्रहण होगा। एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का नंबर 4 का एयरपोर्ट है। कितना लंबा दायरा है इसका, 1 रनवे 7-7 रनवे इसमें। तो अगले 25 साल तक काम चलेगा जेवर एयरपोर्ट पे, निश्चित है। 2050 तक काम चलने वाला है, और एयरपोर्ट पे तो काम वैसे भी चलता ही रहता है। तो अगर सरकार चाहे, अधिकारी चाहे, तो इन लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं जी। 6 साल से जो ये गुमराह किया जा रहा है, कभी तहसील के अधिकारियों द्वारा, कभी एयरपोर्ट के अधिकारियों द्वारा, ये गलत है और ये जायज नहीं है। बच्चों ने अगर नौकरी चुनी है तो बच्चों को नौकरी दी जानी चाहिए, अधिकारियों के हाथ में, और वो चाहे तो व्यवस्था बना सकते हैं। तो व्यवस्था बनाई जा सकती है, व्यवस्था बननी चाहिए। इसके अलावा जिन सज्जन का नाम लिया है इन अधिकारियों ने, मैं उन्हें बता दूं कि आप एयरपोर्ट के सक्षम अधिकारी हैं, आपको बच्चों से थोड़ा सौहार्द से वार्ता करनी चाहिए। मैं एक बार फिर इस पूरे विश्लेषण में अपने भाई मोहित कर्णेश ठाकुर का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बच्चों के लिए ये आवाज उठाते हुए अपनी बात कही। देखते हैं आने वाले समय में और क्या इन बच्चों के रोजगार के बारे में अपडेट आता है। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस।